हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं अमिताभ झा और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दी एक्सप्रेशन में, जहां आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड हिंदी 100 मार्क्स के चैप्टर नंबर 9 प्रगीत और समाज की, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। ठीक है, तो सबसे पहले नामवर सिंह जी के जो जीवन परिचय की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे, हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे महत्वपूर्ण बातों को। ठीक है, जन्म स्थान जो है वो है जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो जीयनपुर में इनका जन्म हुआ था, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। माता का नाम वागेश्वरी देवी और पिता नागर सिंह। पिता का नाम नागर सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इनके पिता का पद कभी पूछ लिया जाता है कि नामवर सिंह के पिता क्या थे या किस पद पर थे, तो देखिए, आप देख सकते हैं एक शिक्षक थे। ठीक है, नामवर सिंह के पिता एक शिक्षक थे। ठीक है, इन्होंने पीएचडी की थी। ठीक है, इन्होंने पीएचडी की थी बीएचयू से। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में बीएचयू कहा जाता है। और किस विषय में इन्होंने पीएचडी की थी? पृथ्वीराज रासों की भाषा। पृथ्वीराज रासों की भाषा, इस विषय पर उन्होंने 1956 में पीएचडी अपना पूर्ण किया था। ठीक है, तो इनकी ये रचना जो है पृथ्वीराज रासों की भाषा, ये एक रचना भी है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर इन्होंने पीएचडी किया था। ठीक है, सम्मान की बात करते हैं। सम्मान, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 में, कविता के नए प्रतिमान इस रचना के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग महत्वपूर्ण बातों पर ही ध्यान दे रहे हैं। 1971 में कविता के नए प्रतिमान इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनकी कृतियों की बात करते हैं। ठीक है, तो कृतियों में जो महत्वपूर्ण है वो है बकलम खुद। बकलम खुद के बाद देखा जाए तो पृथ्वीराज रासों की भाषा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। फिर उसके बाद कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद महत्वपूर्ण है, कहना ना होगा, कहना ना होगा। ठीक है, ये सभी रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको जरा विशेष ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है प्रगीत और समाज। लेखक हैं नामवर सिंह। देखिए, ये चैप्टर जो है प्रगीत और समाज, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह, नामवर सिंह द्वारा लिखा गया यह आलोचनात्मक निबंध प्रगीत और समाज, उनकी आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो प्रश्न उठते हैं कि नामवर सिंह द्वारा रचित प्रगीत और समाज किस प्रकार की विधा है, या हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो देखिए, ये एक निबंध है, ध्यान दीजिएगा, एक आलोचनात्मक निबंध है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? तो उनकी पुस्तक है वाद विवाद संवाद, यहीं से लिया गया है। ठीक है, वाद विवाद संवाद से लिया गया है। और किस प्रकार का निबंध है? आलोचनात्मक निबंध है, ध्यान रखिएगा। इस निबंध में नामवर सिंह प्रगीत को लेकर समाज में क्या भावनाएं हैं उसके बारे में लिखे हैं। ठीक है, इस निबंध में नामवर सिंह जो है वो प्रगीत को लेकर समाज में क्या भावनाएं हैं इसके बारे में वो लिखे हैं। ठीक है,
प्रगीत एक ऐसा काव्य, प्रश्न आता है कि प्रगीत क्या है। देखिए पर इसका उत्तर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है। प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि कविता पर समाज के दबाव को तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। लेखक कहते हैं कि कविता पर समाज के दबाव को तीव्रता से महसूस किया जा रहा है, यानी कि अब जो है कविताओं में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। समाज का ऐसा दबाव पड़ता जा रहा है कि कविताओं में परिवर्तन आ रहे हैं। समाज जैसा सुनना चाह रहा है ऐसी कविताओं की रचना हो रही है। लेखक उन कविताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो लंबी और मानवता से भरी हुई है। यानी कि लेखक कैसी कविताओं को पसंद करते हैं? ऐसी कविताओं को जो लंबी होती हैं और मानवता से भरी हुई होती हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कैसे प्रगीत काव्य ने समाज और काव्य रचना में अपनी जगह बनाई है। समाज में भी जगह बनाई है प्रगीत काव्य ने, और काव्य रचना में भी अपनी जगह बनाई है, और अपने महत्व और गुणों को दर्शाया है। यानी कि कैसे जो प्रगीत काव्य है वो समाज में भी अपना जगह बनाया, काव्य में भी अपना जगह बनाया, और अपने महत्व और गुणों को उसने दर्शाया है। अपनी व्यक्तिकता यानी अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण और अपनी आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती हैं। ये लिरिक जो है ना, यही प्रगीत है, इसी को प्रगीत बोलते हैं। तो ये अपनी व्यक्तिकता, किसके कारण? व्यक्तिकता और आत्मपरकता, इसके कारण ये काव्य कोटि में आते हैं, यानी कविता की श्रेणी में आते हैं। प्रगीत धर्मी कविताएं सामाजिक जीवन को व्यक्त नहीं कर पाता। तो कैसी कविताएं सामाजिक जीवन को व्यक्त नहीं कर पाती? प्रगीत धर्मी। ठीक है, प्रगीत धर्मी कविताएं सामाजिक जीवन को व्यक्त नहीं कर पाती, और ना ही उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है। उनसे इसकी अपेक्षा भी नहीं की जाती कि वो सामाजिक जीवन को व्यक्त करे। आधुनिक हिंदी कविता में गीति और मुक्तक के मिश्रण से जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें प्रगीत कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रगीत क्या है? इसका उत्तर यहाँ आप पहली लाइन आपको मिलेगी कि प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे कि आधुनिक हिंदी कविता में गीति और मुक्तक के मिश्रण से जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें प्रगीत कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे। तो प्रश्न आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो प्रबंध काव्य थे। उनके काव्य सिद्धांत के आदर्श कैसे थे? प्रबंध काव्य थे। ठीक है, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। यानी कि प्रबंध काव्य जो है ऐसी रचनाएं होती हैं जिससे कि मानव जीवन का पूर्ण दृश्य दिखता है। उसमें शुरू से लेकर के अंत तक का पूरा दृश्य दिख जाएगा मानव जीवन का। और सूर सागर भी उन्हें इसलिए परिसीमित लगा यानी सीमा में बंधा हुआ लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। वह गीति काव्य है, उसको गाया जाता है बस। ठीक है, वो जीवन के पूर्ण दृश्य को नहीं बताता, सिर्फ गीति काव्य है, इसलिए सूर सागर उन्हें परिसीमित लगा। ठीक है, कला कला की पुकार के कारण, कला कला की पुकार, देखिए यहाँ से प्रश्न आएगा कि कला कला की पुकार क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कला कला की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों यानी कि लिरिक्स का चलन देखकर यहाँ भी उसी का जमाना है यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत नहीं है। यानी यूरोप में क्या हुआ कि कला कला की पुकार का अर्थ होता है कि लोगों के मनोरंजन के लिए जैसी कला उनको पसंद है वैसी ही कला की रचना करना। ठीक है,
यही है कला कला की पुकार। तो कला कला की पुकार के कारण, यानी कि लोगों को जैसा पसंद है वैसी रचनाओं के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों, यानी कि लिरिक्स, प्रगीत मुक्तक क्या होते हैं, लिरिक्स होते हैं, इसका चलन देखकर यहाँ भी जो है वो लोग कहने लगे कि भाई इसी का जमाना आ गया है, अब ऐसी लंबी कविताएं जो होती है ना, इनको पढ़ने का फुर्सत किसी को भी नहीं है, इसलिए लिरिक्स ही चलेगा, ऐसा लोग यहाँ पर भी कहने लगे हैं। ठीक है। प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष, उन्मेष का अर्थ होता है शुरुआत, क्या होता है, शुरुआत। प्रगीतात्मकता का दूसरा शुरुआत 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ। रोमांटिक उत्थान, देखिए रोमांटिक उत्थान का अर्थ है रोमांटिक कविताएं, रोमांटिक रचनाएं लिखने लगे। लेकिन यह रोमांटिक रचनाएं जो थी ना, ये किससे जुड़ी हुई थी, इसका संबंध भारत की राष्ट्रीय मुक्त संघर्ष से था। राष्ट्रीय मुक्त संघर्ष से, जो राष्ट्र का जो मुक्त संघर्ष चला, आज़ादी का संघर्ष चला, उससे था इसका संबंध, रोमांटिक उत्थान का संबंध। रचना में जो रोमांटिक उत्थान आया, तो वो रोमांस जो है वो भारत देश से, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय मुक्त संघर्ष से जुड़ा हुआ था। इसके भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल्य में एक नया व्यक्तिवाद है। तो यानी कि इसमें कुछ नई बात देखने को मिलती है, नया व्यक्तिवाद देखने को मिलता है, यानी व्यक्तियों से जुड़ी हुई एक नई बात देखने को मिलती है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है, यानी समाज का बहिष्कार, समाज द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है, लेकिन व्यक्ति जो है अपनी रचना पर टिका हुआ रहता है और इसी से वह अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधित विचारों तथा भावनाओं को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि हुए और अधिकांशतः उन्होंने प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे। तो प्रश्न आएगा कि मैथिली शरण गुप्त ने किस प्रकार के काव्य लिखे, तो इन्होंने भी प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे हैं, ठीक है, और जिन्हें उस समय अधिक सामाजिक माना गया, यानी कि प्रबंधात्मक काव्य को ही उस समय अधिक सामाजिक माना गया, ठीक है। तो देखिए ये आपके चैप्टर से जो है वो प्रगीत और समाज का सारांश मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह यह है कि नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं। नामवर सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं, तो देखिए इसका उत्तर, नामवर सिंह प्रबंधात्मक कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि प्रबंधात्मक काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है, ठीक है। नामवर सिंह कैसी कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं, प्रबंधात्मक कविताओं को, ठीक है, क्योंकि इसमें ही मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न इसमें पूछता है प्रगीत क्या है। तो प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है, जिसे गाया जा सकता है और अपनी व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आते हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर यह ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप और जोड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आधुनिक हिंदी कविता में गीति और मुक्तक के मिश्रण से जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें प्रगीत कहा जाता है, ठीक है, इसलिए आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वह यही कि प्रगीतात्मकता और आलोचकों की दृष्टि में क्या है। प्रगीतात्मकता जो है वो और आलोचकों, जो दूसरे आलोचक हैं, उनकी दृष्टि में प्रगीतात्मकता क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि प्रगीतात्मकता और आलोचक, यहाँ पे और का अर्थ है दूसरे आलोचक, जो दूसरे आलोचक हैं उनकी दृष्टि में केवल ऐसी लंबी कविताएं हैं जिसे पढ़ने की अब किसी को फुर्सत नहीं है, ठीक है।
तो यह प्रश्न हो गया। इसके अलावा एक प्रश्न और आ जाता है कि कला कला, है ना, ऐसा वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कला कला की पुकार क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि कला कला की पुकार का अर्थ है कि लोगों के मनोरंजन के लिए जिस तरह की रचना उन्हें चाहिए उसी प्रकार की रचना करना ही कला कला की पुकार है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रगीत और समाज के लेखक हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे। देखिए यह हम लोग उनके जीवन परिचय में हम लोग नहीं देखे, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें देख लेना चाहिए कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे। यह आलोचना, ध्यान दीजिएगा कि आलोचना इनकी पत्रिका थी, उसी के संपादक थे। ठीक है, यह आपको इनके जीवन परिचय में भी मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूरसागर क्या है। प्रबंध काव्य है, गीति काव्य है, चंपू काव्य है या खंड काव्य है। तो इसका उत्तर होगा ख, गीति काव्य। गीति काव्य जो है वो सही उत्तर है। सूरसागर क्या है, सूरसागर एक गीति काव्य है। ठीक है, अगला देखिए, कामायनी किनकी महाकृति है। देखिए ये आपका एक चैप्टर भी है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कामायनी के जो महाकृति जो यह है रचित जयशंकर प्रसाद द्वारा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है इसके रचनाकार हैं कामायनी के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रगीत और समाज जो है ना ये आलोचनात्मक निबंध है। अब यहाँ पे देखिए दो दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, आलोचना भी निबंध भी, लेकिन यह तब सही होता जब आलोचनात्मक निबंध एक साथ लिखा होता, लेकिन आलोचना अलग दिया हुआ है, निबंध अलग दिया हुआ है। तो यह जो चैप्टर है ना ये आलोचना नहीं है, ये निबंध है। अगर आलोचनात्मक निबंध लिखा होता एक साथ तो ठीक होता, तो यह निबंध है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा निबंध, ख, निबंध। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है, नामवर सिंह का जन्म डैश वाराणसी उत्तर प्रदेश है जन्म स्थान। तो जन्म स्थान जैसा कि हम जानते हैं जीयनपुर है। ठीक है, तो क्या है, जीयनपुर, जीयनपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक, अगला देखिए। अगला है, नामवर सिंह काशी विश्वविद्यालय में अस्थायी डैश थे। तो अस्थायी व्याख्याता थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई डैश को हुआ था। तो 1927 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान कृति पर साहित्य डैश पुरस्कार मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न, नामवर सिंह के पिताजी एक डैश थे। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसा प्रश्न आ सकता है, क्या थे, तो वे एक शिक्षक थे। ठीक है, अगला प्रश्न, नामवर सिंह की माताजी डैश हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, वानेश्वरी देवी लिखा हुआ है, लेकिन उनकी माता का नाम था वागेश्वरी देवी, वागेश्वरी। ठीक है, ये गे होगा, ने नहीं होगा, वागेश्वरी। ठीक है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा अपने पुस्तक में से देख करके, वागेश्वरी देवी। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रबंध काव्य ही उनके काव्य सिद्धांत के आदर्श थे। ठीक है, अगला प्रश्न, किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। तो प्रबंध काव्य में ही मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसके प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आया होगा तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी चैप्टर हम लोग चर्चा करने वाले हैं चैप्टर्स पर और उनके प्रश्न उत्तरों पर। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।